Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Currently we are into chapter number 3, that is issue of share. We have completed with procedure of allotment of share certificate and procedure of issuing duplicate share certificate. Today we will start from page number 54 and our topic is calls on share. So let us start with the session. Open your textbook, page number 54. Calls on share. Remember, when we have talked about issue of share, we said that issue price, when it is collected from the investor, sometime we give installment. So first payment which is made by the investor is known as application money. नेक्स्ट, जब हम उसे शेयर अलॉट कर देते हैं, we ask him to pay allotment money. Which money? Allotment money. Then we go for first call. After that, second call, and we can end by asking for final call. It depends how many installment you want to give. Say for example, our issue price is 10 rupees. ठीक है, issue price कितना है? It is 10 rupees. During application, we want 3 rupees. At the time of allotment, we want 2 rupees. Again, on first call, we want 2 rupees. Second call, 2 rupees. And at the end, 1 rupees. So total you can take, it is 10 rupees. So in the current topic, we are dealing with calls. What we are dealing with? Calls. Let us read what they have mentioned. At the time of issue of share, a company may state that the issue price of the share is to be paid in installment as and when the company demands for it. कंपनी इशू करने के समय बताती है कि हम जो अमाउंट कलेक्ट करने वाले हैं ये इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने वाले हैं. तो जैसे जैसे कंपनी ये अमाउंट डिमांड करेगी वैसे वैसे इन्वेस्टर को पेमेंट करना है. So when a company demands the shareholder to pay a part or full amount of the balance amount unpaid on the shares, it is called calls on share. तो जैसे जैसे बैलेंस अमाउंट डिमांड करते हैं, हर एक डिमांड को क्या कहा जाता है? कॉल्स. Thus, besides the application money and allotment money, हमने जो फर्स्ट टू कैटेगरी देखा, फर्स्ट वन एप्लीकेशन मनी, सेकंड वन अलॉटमेंट मनी, इसके अलावा जब भी कंपनी डिमांड करेगी, if a company demands the balance unpaid amount on share, it is called as calls on share. ठीक है, तो ये calls on share का डेफिनेशन हमारे सामने आ गया, मीनिंग हमारे सामने आ गया. The unpaid amount of partly paid up share is a liability of the shareholder. किसके बारे में बोल रहे हैं? शेयर के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन इन्वेस्टर. आप कौन हो? आप इन्वेस्टर हो और आपने जब शेयर के लिए अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया? शेयर के लिए. तो आपने क्या पे किया? आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया. जब आपको शेयर अलॉट हो गया तो आपको कहा गया 2 रुपीज और पे करो. तो जैसे ही आपको शेयर अलॉट हो गया ना, वैसे ही आपके लिए ये लाइबिलिटी हो गई. क्या हो गई? लाइबिलिटी. मतलब जब भी कंपनी पैसे डिमांड करेगी
आपको ये अमाउंट पे करना है। ऑब्वियसली कंपनी इससे ज्यादा अमाउंट डिमांड कर सकती नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी लायबिलिटी टोटल कितने रुपए की है? 7 रुपीज की। क्यों 7 रुपीज की? ऑलरेडी आपने 3 रुपीज पे कर दिया है। सो नाउ यू हैव टू पे 7 रुपीज इन टोटल। तो जैसे जैसे कंपनी डिमांड करेगी वैसे वैसे आपको पे करना है, हेंस इट इज योर लायबिलिटी। आप इससे मुकर नहीं सकते, आपको ये पे करना पड़ेगा। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स, अगर शेयर होल्डर ने ये कॉल अमाउंट पे नहीं किया, कंपनी कैन फोरफीट द शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर? कंपनी आपसे शेयर छीन लेगी, इट विल स्नैच, ठीक है। क्या कर लेगी? आपसे छीन लेगी। आपका उस शेयर पे से मालिकाना हक, ओनरशिप राइट चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी डिमांड किया, चलो आपने वो भी पे कर दिया। कंपनी बाद में फर्स्ट कॉल कर रही है लेकिन आप नहीं भर पाए ड्यू टू XYZ रीजन। अगेन कंपनी ने सेकंड कॉल भी किया, तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकंड कॉल भी पे नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी? पहले तो आपको कॉल लेटर भेजा जाता है। कॉल लेटर में क्या होता है? डिमांड होता है कि आप इतना अमाउंट भरिए। इसके बाद आपने अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो आपको रिमाइंडर लेटर जाएगा। तो ये फर्स्ट रिमाइंडर हो सकता है, कंपनी आपको सेकंड रिमाइंडर भी भेज सकती है, डिपेंड अपॉन द पेशेंस ऑफ द कंपनी, है ना। थर्ड फोर्थ रिमाइंडर, कोई कंपनी 3 रिमाइंडर देके डायरेक्ट फोरफिट कर सकती है। तो सपोज कंपनी ने यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया कि अभी तक आपने हमारा डिमांड किया हुआ मनी पे नहीं किया है, तो कंपनी फिर बाद में क्या करेगी? वार्निंग लेटर। क्या भेजेगी? वार्निंग लेटर। और वार्निंग लेटर के बाद भी अगर आप पैसा नहीं भरते हो या आप कंपनी को रिप्लाई नहीं करते हो, तो ऐसे केस में लास्ट में आपके शेयर क्या कर लिए जाएंगे? फोरफीट। क्या कर लिए जाएंगे? फोरफीट। तो फोरफीचर का मतलब क्या है? शेयर छीन लिए जाएंगे आपसे, शेयर आपसे छीन लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है? आपका जो ओनरशिप राइट था वो आपसे छीन लिया जाएगा, चला जाएगा। अब आप कंपनी के को ओनर नहीं रहे, अब आप उस शेयर के मालिक नहीं रहे, आपसे ये शेयर वापस ले लिया जाएगा। गेटिंग इट? कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो अथॉरिटी है कॉल करने की, ये किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी कब एक्सरसाइज करेंगे? जब ये कंपनी के हित में होगा, मतलब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी उस समय कंपनी कॉल करेगी। Company has to send a call letter or notice to the shareholder asking them to pay the call money and give them minimum 14 days notice to pay the call money। तो कंपनी जब आपसे कॉल मनी डिमांड करेगी तो आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड भी देना पड़ेगा, फिक्स पीरियड देना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर आपको अमाउंट पे करना है। तो मिनिमम कितना डेज होना चाहिए? मिनिमम इट शुड बी 14 डेज नोटिस, 14 डेज का नोटिस होना चाहिए। और कंपनी आपको रिक्वेस्ट करेगी, आपको बैंक अकाउंट बताएगी कि ये बैंक में जाकर के आपको इस अकाउंट में इतने अमाउंट को डिपॉजिट करना है, जमा करना है, ठीक है। सो मिनिमम 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉल, ये आपको याद रखना है। टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंकर, नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी के ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कॉल आप कंपनी के 25%, मतलब जो शेयर का जो वैल्यू है ना, कौन सा वैल्यू की बात करें? फेस वैल्यू की बात करें, नॉमिनल वैल्यू की बात करें, नॉमिनल वैल्यू से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शेयर 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू का है, क्या वैल्यू है? 100 रुपीज, है ना। तो उसका 25% कितना होता है? 25 रुपीज। तो आपका कॉल 25 रुपीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका शेयर 10 रुपीज का है तो उसका 25% कितना होगा? 2.5 रुपीज।
तो आपका जो कॉल है वो 2.5 रुपीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है, नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। द गैप बिटवीन टू कॉल्स, जैसा कि हमने यहां पर बात किया कि कंपनी फर्स्ट कॉल कर सकती है, सेकंड कॉल कर सकती है, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए। 1 महीने के बाद ही आप दूसरे कॉल के लिए लेटर भेजेंगे। गॉट इट? तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ का होना चाहिए। The gap between two calls should not be less than 1 month. Not be less than मतलब 1 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। और कहां से डेट कैलकुलेशन होगा? फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग। ये जो 14 डेज दिया था ना, 14 डेज एंड होने के बाद से वो 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे। The rules and procedure to make calls is given in the company's articles of association। तो ये कॉल कैसे करना है, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये कहां लिखा होगा? ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। बात समझ में आई? तो ओवरऑल ये बताना क्या चाहते हैं, हमने जो पर्टिकुलर कॉल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, इस वैल्यू से 25% तक का ही कॉल आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो लेस देन 25%, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर है, तो आपका कॉल कितने का हो सकता है? कॉल ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 रुपीज तक का कर सकते हो, पहली बात। दूसरा बात, टाइम पीरियड क्या दिया जाएगा पेमेंट के लिए? आपको कॉल का पेमेंट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम, है ना, 14 डेज का पीरियड दिया जाना चाहिए। इससे कम का पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब जिस दिन लेटर आपके पास आया वहां से 14 डेज का पीरियड मिलता है। आपको बैंक अकाउंट बताया जाएगा, मर्चेंट बैंकर बताया जाएगा, वहां जाकर के आपको पेमेंट करना है। दूसरी बात, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल के बीच का जो टाइम गैप, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ, शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। 1 महीने से कम का पीरियड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? इट शुड बी, इट शुड बी मोर देन 1 मंथ। इन दोनों के बीच का गैप 30 डेज से ज्यादा का ही होना चाहिए। एक्चुअली डोंट राइट 30 डेज, बिकॉज उन्होंने 1 मंथ बोला है तो हम भी मंथ बोलेंगे, ठीक है। तो 1 मंथ से ज्यादा का पीरियड होना चाहिए, उससे कम का पीरियड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्स ऑन शेयर और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहां लिखे होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फोर फीचर ऑफ शेयर। व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर? अभी अभी हमने बात की कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल पे नहीं कर पाता या वो कोई आंसर नहीं देता तो कंपनी क्या करती है? कंपनी विल सेंड रिमाइंडर टू हिम। कंपनी क्या भेजेगी? रिमाइंडर भेजेगी, ठीक है ना। रिमाइंडर देने पर भी कोई आंसर नहीं आया तो सेकंड रिमाइंडर हो सकता है, थर्ड रिमाइंडर हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पेशेंस ऑफ द कंपनी। इसके बाद कंपनी को वार्निंग लेटर देना होता है कि अब अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी आपके शेयर आपसे छीन लेगी। और रियली उसका भी वेटिंग करने के बाद अगर सही में शेयर होल्डर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो कंपनी अल्टीमेटली क्या करेगी? शेयर को छीन लेगी, फोरफीट कर लेगी। तो ये फोरफीट कैसे होता है, आइए देखते हैं। If a shareholder fails to pay calls on share within a certain period, the board of directors
इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देखो यहाँ पर पहले अथॉरिटी होना चाहिए, किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर होना चाहिए। पावर कौन देगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो किसके लिए वो ऑथराइज करना चाहिए, फोर फीचर के लिए, टू फोरफीट। स्पेलिंग देख लीजिए फोर फीचर का, FORFEIT, ठीक है। टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर, ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहां से मिलेगा, थ्रू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर, ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर्स कैन बी फोरफीटेड। तो कंपनी के पास कौन से शेयर छीनने का अधिकार है, ओनली पार्टली पेड। अगर कोई शेयर फुल्ली पेड अप है तो कंपनी उस शेयर को फोरफीट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, वो बहुत बदतमीज है, हमेशा उल्टा जवाब देता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट करता है, मीटिंग के अंदर सबको तंग करता है। कंपनी ने सोचा एक काम करो, इसके शेयर छीन लो। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? अगर उसके शेयर पार्टली पेड हैं और वो कॉल नहीं भर रहा है तो फोरफीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके शेयर फुल्ली पेड हैं तो कंपनी उसको फोरफीट नहीं कर सकती, क्योंकि फोरफीचर का प्रोविजन सिर्फ पार्टली पेड शेयर पे लगता है, जिस पर अनकॉल्ड अमाउंट, सॉरी अनपेड अमाउंट अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, ठीक है। बोर्ड कैन फोरफीट शेयर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इसमें कोई आपको पर्सनल ग्रज नहीं निकालना है। बोर्ड ऐसा कब करेगा, जो जब ये कंपनी के हित में होगा। कंपनी में हित होने का मतलब क्या है, कंपनी का जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है और कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा, ना कि किसी को सताने के लिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड को लग रहा है कि ये व्यक्ति की मुझे शक्ल पसंद नहीं है, या ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, एक काम करो शेयर छीन लो। नहीं, आप ऐसा किसी को हैरास नहीं कर सकते। आपको ये फोरफीचर का कदम कब उठाना है, ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कंपनी का उसमें हित होगा, कंपनी का बेनिफिट होगा, तभी आप ये कदम उठा सकते हैं। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ फोरफीचर टू द कंसर्न मेंबर। तो पहले आपको क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस ऑफ फोरफीचर, या आप भेज सकते हैं वार्निंग लेटर और फिर नोटिस भेज सकते हैं। द नोटिस मस्ट गिव मिनिमम 14 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और इसमें भी आपको 14 डेज का एक पीरियड दिया जाता है कि 14 दिन में आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कंपनी को उसके बारे में बताइए। लेकिन आप कुछ नहीं बताएंगे, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा, फिर कंपनी क्या करेगी, शेयर फोरफीट कर लेगी, ठीक है ना। टू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो कंपनी 14 दिन का यहाँ पर टाइम देती है किसको, शेयर होल्डर को, कि शेयर होल्डर उस समय में जो भी पेमेंट है और प्लस उसका इंटरेस्ट है वो पे कर दे। अ कंपनी कैन री इश्यू फोरफीचर शेयर एज दिस शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी। चलो, इतना टाइम देने के बाद भी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं भरा, और ना ही कंपनी को कम्युनिकेट किया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, फोरफीट कर लेगी। और कंपनी के पास अधिकार है कि ये फोरफीटेड शेयर किसी और नए शेयर होल्डर को इश्यू कर दे, जिसे हम कहते हैं री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। सो री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज नॉट द सेम एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये कोई अलॉटमेंट जैसा नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट तो कैसा होता है, एप्लीकेशन पे होता है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, किसी का फोरफिटेड शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑन री इश्यू, इफ कंपनी गेट्स मोर मनी देन द कॉल्स विच वाज ड्यू, द एक्सेस अमाउंट इज पेड टू द मेंबर। देखो क्या बता दिया यहां पर, कि अगर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है री इश्यू करने पे, और जो भी कॉल्स ड्यू था उसका भुगतान करने के बाद एक्सेस अमाउंट मिल रहा है, तो ये किसको पे किया जाएगा, मेंबर को पे किया जाएगा। द बोर्ड कैन कैंसल forfeiture under certain circumstances provided the member request the board before it is reissued। तो इसको समझते हैं। तो समझिए कि एप्लीकेशन मनी जो था वो पे करना था 3 रुपीज, ये शेयर होल्डर ने पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी पे करना था 2 रुपीज, ये भी शेयर होल्डर ने पे कर दिया। कॉल मनी पे करना था
तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपी। ठीक है ना, ये भी नहीं पे किया, ये भी नहीं पे किया, ये भी नहीं पे किया, तो कितना पे कर दिया? 5 रुपीज पे कर दिया। और कितना पे नहीं किया? 5 रुपीज पे नहीं किया। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने शेयर फोरफीट कर लिया। शेयर हमने क्या किया? फोरफीट। अब ये शेयर मिस्टर एक्स से, ये जो मिस्टर एक्स है उनसे फोरफीट किया, अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर वाई को। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमने कहा कि ये शेयर 10 रुपए का है, तो इसके बदले आप हमें पेमेंट कीजिए। मिस्टर वाई रेडी है 8 रुपीज पे करने के लिए, तो हम इसको डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं। शेयर कितने का है? शेयर 10 रुपीज का है। हम कितने में इश्यू कर रहे हैं? 8 रुपीज, बराबर है। अच्छा, मिस्टर वाई ने 8 रुपीज पे कर दिया। ऑलरेडी देखिए हमारे पास कितने रुपए पड़े हुए थे? 5 रुपीज पड़े हुए थे, हाँ या ना? और मिस्टर वाई कितना पे कर रहे हैं? 8 रुपीज पे करने को रेडी है। तो 8 माइनस 5 कितना एक्सेस हो गया? 3 रुपीज, है ना, क्योंकि पेमेंट कितना बाकी था? 5 ही रुपए बाकी था ना, तो हमें एक्स्ट्रा कितना मिला? 3 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम किसको दे देंगे? मिस्टर एक्स को दे देंगे। मतलब वो जो हमारा मेंबर था उसको हम रिटर्न कर देंगे कि भाई हमारा 10 रुपया कलेक्ट हो चुका है, तुम अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हो। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस तरीके से फोर फीचर को हम क्या कर सकते हैं? री इश्यू कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, री इश्यूड ऑफ फोरफिटेड शेयर। आइए देखते हैं ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पर कंपनी या बोर्ड चाहे तो फोर फीचर को कैंसिल कर सकती है। क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर फीचर पहले हम देख रहे हैं। इफेक्ट्स, अगर आपका शेयर फोरफीट कर लिया गया है तो सबसे पहले आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब आप शेयर होल्डर नहीं रहते, आप शेयर होल्डर नहीं रहते। ठीक है, on forfeiture a member ceases to be member of company and loses all membership right। उसके पास जितना भी मेंबरशिप का अधिकार था वो सब उसने क्या किया? खो दिया। द मेंबर्स नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। ठीक है ना। नंबर 2, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर की लायबिलिटी क्या है? मेंबर की लायबिलिटी इन द सेंस, क्या मेंबर अब भी लायबल है? शेयर तो उससे छीन लिया गया, क्या मेंबर अब भी लायबल है? अ मेंबर इज लायबल फॉर अनपेड कॉल्स इवन आफ्टर फोरफीचर ऑफ शेयर, मतलब अभी भी वो लायबल होगा, कंपनी उससे पैसे डिमांड कर सकती है। द लायबिलिटी सीजेस ओनली व्हेन द कंपनी रीइश्यूज द फोरफिटेड शेयर। लायबिलिटी कब खत्म होगी? जब कंपनी ये शेयर किसी और थर्ड पार्टी को क्या कर दे? इश्यू कर दे। जब तक उसका री इश्यू नहीं होता है तब तक मिस्टर एक्स, जिसको हमने पहले शेयर इशू किया था, उसका क्या होगा? लायबिलिटी बना रहेगा, मतलब कंपनी अभी भी उनसे पैसा मांग सकती है। कळलं का सगळ्यांना? सभी को समझ में आ रही है ये बात? तो ऐसा नहीं कि आपसे शेयर फोरफीट कर लिया गया तो अब आप लायबल नहीं हो, नहीं, अभी भी कंपनी आपसे पैसे मांग सकती है। नंबर 3, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ दी कंपनी, लिक्विडेशन का मतलब क्या हो जाता है? क्लोज डाउन, बंद हो जाना। इफ अ कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर, कंपनी अगर 1 साल में क्या हो जा रही है? बंद हो जा रही है, ड्यू टू एनी रीजन, XYZ रीजन, बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ऐसा कब हुआ? जब फोरफीचर को अभी 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फोरफीचर को
1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था और कंपनी की बंद होने की नौबत आ गई। द मेंबर whose shares have been forfeited is liable to pay the calls as a past member। तो अभी भी कंपनी उनसे अनकॉल्ड अमाउंट या अनपेड अमाउंट डिमांड कर सकती है। कौन से मेंबर से? जिससे शेयर फोरफीट कर लिया गया। बात समझ में आई? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट। पहला, आपका जो मेंबरशिप था वो कैंसल हो जाएगा, आप अब मेंबर नहीं रहे। नंबर 2, क्या अभी भी आप लायबल हैं? आंसर इज यस। जब तक शेयर किसी और को री इशू ना हो जाए तब तक आप लायबल रहेंगे। नंबर 3, कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, मतलब कंपनी अगर बंद हो जाती है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ फोरफीचर, ऑफ फोरफीचर, तो आपको पास्ट मेंबर कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? पास्ट मेंबर। और उस समय अगर पैसे की जरूरत है कंपनी को तो कंपनी आपसे वसूल कर सकती है, तब भी आप लायबल होंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हमने देखा फोरफीचर्स के क्या क्या रूल हैं। बताया क्या गया? द बोर्ड कैन कैंसल फोरफीचर अंडर सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड द मेंबर्स रिक्वेस्ट टू द बोर्ड बिफोर इट्स रीइश्यू। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सपोज उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का कहीं ट्रांसफर हो गया, वो कहीं चला गया था और उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस हमारे पास था ना, उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। सपोज हमारा जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है वो डिफेंस में है, इंडियन आर्मी में है, तो वो कहाँ चला गया? बॉर्डर पे चला गया। और हम जितने भी लेटर उसके घर पे भेज रहे हैं, घर पे कोई नहीं है। वहां पर उसकी ड्यूटी खत्म होते होते 3 इयर्स हो गए। बहुत लंबा पीरियड मैंने बोल दिया, हम लोग बोलते हैं चलो 6 मंथ हो गए, ठीक है ना। और 6 मंथ के बाद जब वो रिटर्न आया तो देखा घर पे बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं और इसके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर शेयर री इशूड नहीं हुए, किसी थर्ड पार्टी को नहीं गए, तो ये बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मैं तो अपने घर पे था ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि आप लोगों ने कॉल डिमांड किया था, अदरवाइज मैंने पे आउट कर दिया होता। अगर इनका रीजन जेन्यून लगेगा तो बोर्ड क्या कर सकता है? फोर फीचर को कैंसिल कर सकता है, शेयर्स को वापस दे सकता है। लेकिन ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब जो पीरियड डिसाइड होता है उसके अंदर सारा पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जितने दिन का डिले हुआ। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये सब कब करना पड़ेगा? बिफोर इट इज री इशू, थर्ड पार्टी को इशू होने से पहले। अगर किसी और को री इशू हो गया फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपकमिंग टॉपिक इज सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर एक फोर्सफुल एक्ट है किसका? कंपनी का। इनिशिएटिव किसने लिया? कंपनी ने लिया। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर पैसे पे नहीं कर रहा था। उसका उल्टा यहां पर है सरेंडर ऑफ शेयर, मतलब वॉलेंटरीली कोई शेयर होल्डर हु इज नॉट एबल टू पे दी कॉल मनी, ही वांट टू सरेंडर हिज शेयर, है ना। वो सामने से शेयर होल्डर बोलता है कि भाई मैंने शेयर परचेस तो कर लिया था बट मेरी अभी कैपेसिटी नहीं रह गई है कि मैं इसका अगला किस्त पे कर पाऊं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊं, सो प्लीज टेक अवे माय शेयर। तो जब वॉलेंटरी आप शेयर्स को रिटर्न कर देते हो फॉर द कैंसलेशन, इट इज नोन एज सरेंडर ऑफ शेयर। दिस मीन्स वॉलेंटरी रिटर्न्स ऑफ द शेयर बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर कैंसलेशन, फॉर कैंसलेशन। Surrender of share is allowed only if there is no other option। मतलब सरेंडर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो ही सरेंडर किया जाता है। बट टू द फोरफीट शेयर, है ना, तो एक ही ऑप्शन है, या तो फोरफीट कर लो या तो सरेंडर कर दो। लेकिन फोरफीट कब किया जाता है? जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन अगर शेयर होल्डर रेडी है अपने शेयर रिटर्न करने के लिए तो वो सरेंडर कर सकता है। ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर कैन बी सरेंडर। सही बात है ना, सरेंडर तो तभी होगा जब शेयर पार्टली पेड। अगर फुल्ली पेड है तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी।
सरेंडर्ड शेयर कैन बी रीइश्यूड इन द सेम वे एज फॉरफिटेड। तो यहाँ पर प्रोसीजर सेम है, जैसे हम लोग फॉरफिटेड शेयर को किसी थर्ड पार्टी को रीइश्यू कर सकते थे, वैसे ही सरेंडर्ड शेयर को भी हम रीइश्यू कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो फॉरफिचर हुआ था उसमें इनिशिएटिव कंपनी ने लिया, कंपनी ने दबाव बनाया, यस। और जो सरेंडर हो रहा है उसमें खुद इन्वेस्टर चाहता है कि उससे उसके शेयर ले लिए जाए। कौन चाहता है? इन्वेस्टर। वो सामने से आकर आत्मसमर्पण कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्मसमर्पण। ठीक है ना, वो सरेंडर कर दे रहा है कि भाई ये शेयर ले लो, हमें नहीं चाहिए, हम पैसा आगे का नहीं भर सकते। The articles of association of the company must provide for surrender of share। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अथॉरिटी, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होने चाहिए। सरेंडरिंग ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। शेयर अगर सरेंडर हो गए तो उससे वजह से कैपिटल कम हो जाता है। हेंस कंपनीज अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर। इसलिए कंपनी क्या करती है? सरेंडर ऑफ शेयर को अवॉइड करती है, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता तलाशती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।